एक लाइन है जो पिछले कुछ सालों में इंटरनेट पर और सच कहें तो पूरी दुनिया में छाई हुई है। एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की। अब ये लाइन आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुनी होगी, लेकिन पता है ये सिर्फ एक मजाक या इंटरनेट मीम नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सत्ता, साजिश और अविश्वास की बहुत गहरी दुनिया में ले जाती है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक तरह का आंदोलन बन गया। दीवारों पर लिखे नारों से लेकर टीवी न्यूज तक ये लाइन इंटरनेट की दुनिया से निकलकर हमारी असली दुनिया का हिस्सा बन गई। और फिर तो एक बड़ा ही अजीब चलन शुरू हो गया। लोग इसे किसी भी बातचीत में कहीं भी अचानक से बोल देते थे, भले ही उसका कोई मतलब न निकल रहा हो। ये एक तरह का कोड वर्ड बन गया था, यही याद दिलाने का तरीका कि जेफरी एप्स्टीन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो सवाल यही उठता है, एक सजायाफ्ता यौन अपराधी की मौत ने आखिर पूरी दुनिया में इतना बड़ा बवाल कैसे खड़ा कर दिया? ये कैसे एक ऐसे मीम में बदल गया जो आज सरकारों और ताकतवर लोगों पर हमारे अविश्वास का प्रतीक बन गया है? इस पूरे मीम की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जिसके चारों ओर ये पूरा जाल बुना गया है। आखिर कौन था ये जेफरी एप्स्टीन और उसके पास इतनी ताकत आई कहां से? देखिए, एप्स्टीन सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं था। जरा सोचिए, उसके दोस्तों के लिस्ट में कौन कौन थे। राष्ट्रपति, शाही परिवार के लोग, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और टॉप के वैज्ञानिक। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये ताकत और सुरक्षा का एक ऐसा जाल था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता था। और पैसा? एप्स्टीन के पास बेहिसाब दौलत थी। और यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। अपनी मौत से सिर्फ 2 दिन पहले उसने अपनी लगभग 58 करोड़ डॉलर की सारी संपत्ति एक रहस्यमयी ट्रस्ट में डाल दी। इस एक कदम ने शक की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। उसका नेटवर्क कितना बड़ा और ताकतवर था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपतियों से लेकर प्रिंस एंड्रयू जैसे शाही परिवार के सदस्यों तक उसकी पहुंच हर जगह थी। और यही वो कनेक्शंस थे जिन्होंने शायद उसके अपराधों पर पर्दा डालने में मदद की और बाद में उसकी मौत को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। अब बात करते हैं उन अपराधों की जिनकी वजह से एप्स्टीन का नाम दुनिया के सामने आया, और ये भी समझते हैं कि इस पूरे मामले में दांव पर आखिर लगा क्या था। उसकी कानूनी मुश्किलें असल में 2005 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2008 में उसे एक ऐसी डील मिली जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इतने संगीन आरोपों के बावजूद वो लगभग बच निकला। पर 2019 में जब उसे फिर से गिरफ्तार किया गया तो लगा कि इस बार शायद खेल खत्म हो जाएगा। और हाँ, इस कहानी में एक और बहुत अहम किरदार है, घिस्लीन मैक्सवेल। वो एप्स्टीन के अपराधों की सबसे बड़ी राजदार और उसकी पार्टनर इन क्राइम थी। उसे सजा मिलना पीड़ितों के लिए एक बड़ी जीत तो थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कई सवाल अब भी अनसुलझे थे। 2019 की गिरफ्तारी ने एक नई उम्मीद जगाई थी। लोगों को लगा कि इस बार सिर्फ एप्स्टीन ही नहीं बल्कि उसके वो ताकतवर दोस्त भी पकड़े जाएंगे जो इस घिनौने खेल में शामिल थे। पीड़ितों को लगा कि शायद अब उन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि मुकदमा शुरू हो पाता, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और साजिश की उन कहानियों को जन्म दिया जो आज तक खत्म नहीं हुई हैं। 10 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क के मेडिकल एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट दी। जेफरी एप्स्टीन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऑफिशियल तौर पर कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन मामला बंद होना तो दूर की बात है, यहीं से तो असली कहानी शुरू हुई। एप्स्टीन के भाई ने एक बहुत बड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट को हायर किया और उसने जो कहा उसने तो जैसे तहलका ही मचा दिया। उसने कहा कि सबूत आत्महत्या की तरफ नहीं बल्कि हत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। बस शक का जो बीज बोया गया था वो अब एक बड़े पेड़ में बदलने वाला था। तो क्या ये सिर्फ एक एक्सपर्ट की राय थी या इसके पीछे कुछ और भी था? आखिर क्यों लोगों को सरकारी कहानी पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था? लोगों का शक बेवजह नहीं था। जब खुद सरकार के न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जांच की तो पता चला कि जिस जेल में एप्स्टीन को रखा गया था वो कोई जेल नहीं बल्कि लापरवाहियों का एक अड्डा था। और जो बातें सामने आईं वे सच में हैरान करने वाली थी। एप्स्टीन के सेल में कोई दूसरा कैदी नहीं था जो कि नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। उसकी निगरानी करने वाले गार्ड सो रहे थे, रिकॉर्ड्स में झूठी एंट्री की गई थी और सबसे बड़ी बात, उसके सेल के पास के कैमरे काम नहीं कर रहे थे। अब इतनी सारी गड़बड़ियों के बाद कौन यकीन करता कि एक साधारण सी आत्महत्या थी?
अब देखते हैं कि कैसे इन सभी शक और सवालों ने मिलकर एक ऐसे इंटरनेट मीम को जन्म दिया जिसने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये सब बहुत तेजी से हुआ। जो बातें पहले सिर्फ ऑनलाइन चल रही थीं, वे अचानक नेशनल टीवी पर आ गईं। और देखते ही देखते एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की, एक मजाक बन गया, एक सीक्रेट कोड बन गया, ये कहने का तरीका कि हम तुम्हारी कहानी पर विश्वास नहीं करते। और इस मीम ने कई रूप ले लिए। कभी ये सिर्फ एक मजाक होता तो कभी एक राजनीतिक हथियार। लोगों ने तो इसकी टी शर्ट और बीयर कैन तक बेचना शुरू कर दिया और दीवारों पर भी लिखना शुरू कर दिया। इसकी यही खासियत थी कि इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था। और क्योंकि किसी को भी असली सच नहीं पता था, ये एक बेहतरीन राजनीतिक हथियार बन गया। एक तरफ के लोग हिलेरी क्लिंटन पर उंगली उठा रहे थे तो दूसरी तरफ के लोग डोनाल्ड ट्रंप पर। यह आरोप प्रत्यारोप का एक ऐसा खेल बन गया जिसका कोई अंत नहीं था। लेकिन आखिर में ये मीम सिर्फ जेफरी एप्स्टीन के बारे में नहीं रहा, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा बन गया। एक ऐसी चीज जो हमारे समाज और हमारे समय के बारे में बहुत कुछ बताती है। अब एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की कहने का मतलब ये नहीं रहा कि कोई किसी खास साजिश पर यकीन करता है। इसका मतलब था कि लोगों को लगता है कि सच्चाई छुपाई जा रही है। इसका मतलब था कि ताकतवर लोग कानून से ऊपर हैं और जिन संस्थाओं पर हमें भरोसा करना चाहिए वही हमारा भरोसा तोड़ रही हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये कहानी दिखाती है कि जब लोगों का सिस्टम से भरोसा टूट जाता है तो क्या होता है। ये एक चेतावनी है कि जब सच सामने नहीं आता तो उसकी जगह मीम, अफवाहें और साजिशें ले लेती हैं। और अक्सर ये झूठ सच से कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं।